जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पूरे देश को इस बात का इंतजार है, जिस बात की बहुत चर्चा और कंटेस्टेशन है कि भाई ओबीसी की संख्या है कितनी। आपने दलितों और आदिवासियों को तो उनके पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण दिया है, तो ये ओबीसी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आपने अगर ओबीसी समुदाय के लोगों की गिनती की, जातियों की गिनती की, सब पूरा हो गया और उसके बाद अपर कास्ट के लोगों ने कहा कि भाई हमारी जातियों का क्या हुआ, हमारी गिनती कितनी, ये तो बताइए। जब हम दिल्ली आए थे ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए, किसी गाड़ी के पीछे में, कार के I was exactly about to say this, एक भी जाति सूचक चिन्ह नहीं लिखा होता था, कभी नहीं। अब आप पिछले 10 साल में देखें तो एक गाड़ी जाति रहेगी, उस पर ब्राह्मण लिखा होगा, दूसरे गाड़ी के शीशे के पीछे में वो एक दूसरा चिन्ह लिखा होगा, जाट, जाटव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, गुजर लिखा होगा, तमाम क्षत्रिय सब लिखा होगा। तो ये क्या बताते हैं? ये यही बताते हैं कि जातियों की जो आइडेंटिटी है और स्ट्रांग हुई है। मुस्लिम समुदाय की जो जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि उनमें भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, तो ये उस मामले में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा नॉर्मल तरीके से? आपने धर्म पूछा, धर्म में अगर मुस्लिम है तो आप उनकी जाति भी पूछ लें, उनकी जातियों की भी गणना हो जाएगी। धर्म के पिच पर बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। अब याद कीजिए, एक समय में ऑस्ट्रेलिया में बड़े फास्ट पिचेज होते थे और इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं होते थे जी। तो वहाँ फास्ट बॉलर लेके जाएंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के पिच पे जा रहे हैं खेलने, उनको कभी हरा नहीं सकते। इस मुद्दे को पार्टियां भुनाने की कोशिश करेगी। आंकड़े तो नहीं आएंगे तब तक, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी इस बात को लेकर प्रचार करेंगे कि हमारे दबाव में आके बीजेपी ने ये काम किया है। संजय सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दी वन इंडिया शो पॉडकास्ट। हालांकि अब तो पॉडकास्ट के आप वीडियो फॉर्मेट में भी जाते हैं। सर, आज आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हम आज ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे डाउट्स जो लोगों के मन में हैं, जातिगत जनगणना से लेकर इससे क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है, इन सब बातों पर बात होगी। हालांकि संजय जी टीवी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। आपने उनको तमाम चुनावी कार्यक्रमों से लेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट के रोल में, हालांकि CSDS के अध्यक्ष सर हैं, डायरेक्टर हैं और मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं देश के, जिनकी राय, जिनके लेख अखबारों में भी आप अक्सर पढ़ते हैं, मैगजीन्स में छपते हैं। सर, आप सरप्राइज हुए जब कल अचानक से डिसीजन आया? वर यू शॉक्ड? शॉक्ड का मतलब, हाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त अचानक ये कैसे अनाउंसमेंट हो गए, उस हिसाब से शॉक्ड थे। शॉक्ड तो गलत शब्द होगा, सरप्राइज थे। सरप्राइज थे कि अचानक ये क्या चीज़ आ गई जिसकी चर्चाएं हो रही थी। और सरप्राइज इसी के लिए भी था क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और लगातार ये लग रहा था कि बीजेपी शायद, ऐसा आभास होता था कि बीजेपी शायद जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, और आप अचानक कहते हैं कि ये होने वाला है, तो थोड़ा सरप्राइज तो हुआ। बट आपको मतलब लगा था कभी कि बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, मोदी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी? देखिए, तैयार होना बीजेपी के लिए लाजमी हो गई थी, क्योंकि वो कैच-22 सिचुएशन कहते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप लगातार विपक्ष के हाथ में एक हथियार देते और विपक्ष आप पर हमला करते रहता। आप भले ही सरकार कितना भी आंकड़ा पेश करते रहते, हमारे इतने MP ओबीसी समुदाय से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, इतने MPs ओबीसी समुदाय से हैं, लेकिन जनता में एक संदेश जाता कि सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। इससे बचने के लिए बीजेपी को रास्ता ढूंढना था, और अगर बीजेपी बड़े सहज रूप से तैयार हो जाती तो ये भी लगता कि विपक्ष के दबाव में आ गई। तो एक उनको रास्ता ढूंढना था, और जैसे कहते टाइट रोप वॉक था, और उन्होंने ये तय किया कि नहीं, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिससे ये संदेश जाए कि बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जिसकी सरकार है, वो ओबीसी विरोधी नहीं है, और इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया। हम इनफैक्ट अभी देख रहे थे कि कैसे राहुल गांधी स्पेसिफिकली जाति से जुड़े मसले को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनफैक्ट वो तो मीडिया कर्मी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, उनको पूछते आप में से बताइए कितने इस जाति से संबंधित हैं, बताइए आपके एडिटोरियल विंग में कितने लोग किस कास्ट से हैं, ओबीसी का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना अग्रेसिवली मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी और नेता को इससे पहले इतना डायरेक्टली बात करते हुए सुना हो। इनफैक्ट उन्होंने अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने तो आर्म्ड फोर्सेस तक पर सवाल उठाते थे कि आर्म्ड फोर्सेस में किस बैकग्राउंड के लोग हैं। मुझे लगता था ये सब रिसर्च का मुद्दा है। मुझे नहीं मैं ये नहीं कहता कि ये सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए कि भाई रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन ये रिसर्च का मुद्दा, इसमें कायदे से आंकड़े आने चाहिए, न कि सड़क चलते लोगों से पूछें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, क्योंकि ये एक गलत संदेश, और एक मुझे लगता है इसमें इस बात का डर रहता है
कि ये गलत माहौल पैदा करेगा। तो जातियों की मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातियों के बारे में पता चलना चाहिए कि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगहों पर उनकी हिस्सेदारी कितनी है। लेकिन शायद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रुख अपनाया या उनके नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से रुख अपनाया, वो शायद मैं कहूँगा थोड़ा सा अनकॉल्ड फॉर था। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर कुछ ना कुछ तो दबाव बन रहा था। सर ये भी तो पॉसिबल है कि हम उसको शायद इस नज़र से देख रहे हो कि हाँ उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूपी में जो उनकी हालत है, बिहार का इलेक्शन अभी आगे सर पर है, इस लिहाज से उन्हें अगर ये लगा कि ओबीसी हमसे छिटक गए हैं या ये वोट बैंक हमसे छिटक गया है, तो उनको अब वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए अब इस स्टाइल की पॉलिटिक्स हमें करनी है। क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेटिव मूव कम से कम कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस अगर मैं बोलूँ उनकी तरफ से दिखाई दे रहा था। तो क्या ये मुद्दा अब उनके हाथ से निकल गया है पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, काफ़ी हद चुनावी राजनीति के लिहाज से? काफ़ी हद तक, क्योंकि बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेने में सफलता हासिल करेगी कि भाई किया तो हमने है। भले ही आप इस डिमांड को रख रहे थे, लेकिन हमने उस पर सोच विचार किया और ये इसकी पहल हमने की है। कांग्रेस को बार बार वो अटैक करते हैं कि भाई आपकी सरकार तो लगभग 60 साल रही देश में और आपने कभी इसके बारे में पहल नहीं की, बल्कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आरोप जो कांग्रेस पर लगाया जाता है कि आपने कभी इसके बारे में पहल नहीं की, जनता उस पर काफ़ी हद तक सोचती है और लगता है उनको कि ये आरोप तो ठीक हैं। बीजेपी ने थोड़ी से देरी की और कांग्रेस जब अटैक करती थी उस पर, तो उसका कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को फ़ायदा हुआ, और खासकर समाजवादी पार्टी को, अगर हम 2024 के चुनाव के नतीजों के संदर्भ में बात करें तो। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लगता था कि नहीं, ये कराने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है उन्होंने एक सही निर्णय लिया है। आपको लगता है ये भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट अब साबित होने जा रहा है? हालांकि अभी तो सिर्फ ये बात आई है कि जनगणना होगी, कब होगी, कैसे होगी, उसके नतीजे कब तक आ पाएंगे और कब तक उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो विजिबल होगा सबके लिए, लेकिन क्या ये भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है सर? बीजेपी को इसी बात का डर था, मुझे लगता है 1.5 साल पहले तक। उन्हें लगता था कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो शायद विपक्षी पार्टियों को और खासकर रीजनल पार्टी और कांग्रेस को उनके हाथ में एक मुद्दा मिल जाएगा। जैसा आपको याद होगा, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सिफारिशों की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस वक्त जो हम कहते हैं मंडल कमीशन से मंडलाइज्ड पॉलिटिक्स हुआ, उस बात का डर था कि शायद ओबीसी वोट जो बीजेपी के पक्ष में जाने लगा है वो छिटक के उनके पक्ष में ना चला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऑलरेडी अगर अलग अलग जातियों को देखें तो उनकी गोलबंदी अलग अलग पार्टियों के पक्ष में है, और इसका सबसे बड़ा फायदा आज बीजेपी को दिखाई पड़ता है। अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, छोटी मतलब रीजनल पार्टियां, जिनको ओबीसी समुदाय का वोट मिलता है, लेकिन पिछले 5-7 साल 10 साल में भी उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं अगर आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी को 90 के दशक में जितना ओबीसी का वोट एक मुश्त मिलता था, आज उतना नहीं मिलता है। बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की है, उनको यादवों का वोट ज़्यादा मिलता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया है। कमोबेश ऐसी स्थिति आपको यूपी में दिखाई पड़ती है। अगर हम यादवों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट बड़ी संख्या में मिलता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी ने अपने पाले में लाने में सक्सेस हासिल किया है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सेंधमारी की है, और इसी के लिए कोई बड़ा उथल पुथल नहीं होगा। ऐसा होने वाला नहीं है कि ऐसे जातियां जो पहले बीजेपी को वोट नहीं करती थी वो अचानक वोट करने लगेंगी, क्योंकि पिछले 5-10 साल में उनका वोट ऑलरेडी बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हुआ है। टाइमिंग सर कुछ कहती है इस फैसले की? क्योंकि देखिए अब ये तो है नहीं कि अभी एकदम से कुछ हो जाएगा, 1-1.5 साल का प्रोसेस तो कम से कम ये है जनगणना का प्रोसेस, और उसके बाद भी वो सरकार किस हद तक डेटा क्या सार्वजनिक करेगी, कैसे वो संसद में रखा जाता है या वो किस तरह से आगे प्रेजेंट किया जाएगा, वो अभी आने वाला समय बताएगा। ये करते कराते 2029 तक का समय तो सर आ जाएगा, इलेक्शन टाइम। बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना के साथ होगी। सीधा सीधा अर्थ है, जब अगली जनगणना होगी उसमें जो आप तमाम सवाल पूछते हैं उसमें 1-2 सवाल और जोड़ दिए जाएंगे। अभी सवाल कैसे पूछा जाता है, जातीय समूह के बारे में सवाल होता है, और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो ऊंची जाति या ओबीसी से है तो उससे कोई फॉलोअप सवाल नहीं होता है। लेकिन कोई कहता है मैं दलित हूँ या आदिवासी एसटी हूँ, तो एक फॉलोअप सवाल होता है, दलित अगर आप हैं तो आपकी जाति क्या है, अगर आप एसटी हैं तो आपकी जाति क्या है। मुझे लगता है वही फॉलोअप सवाल
सिर्फ एक सवाल और जोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी जाति क्या है, तो उन तमाम जातियों की लिस्टिंग होगी। और जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात हो रही है, सेंसस अमूमन इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो जब दोनों आंकड़े आप इकट्ठा कर लेंगे कि ओबीसी समुदाय के अलग अलग जातियों की संख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर आप ये विश्लेषण कर पाएंगे, आपका मतलब सरकार कर पाएगी कि अलग अलग ओबीसी समुदाय के जो जातियों के जो लोग हैं उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है। समय लगेगा, अमूमन एक सेंसस को पूरा करने में लगभग 2-2.25 साल का समय लगता है। इसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आंकड़े हमारे सामने आएंगे। सर, आपका तो ये एक्सपर्टीज़ का फील्ड है, अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे ये प्रोसेस होता है। आई एम श्योर इट्स वेरी बिग एंड ह्यूज प्रोसेस, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पॉइंटर्स में आप ये प्रक्रिया समझा सकें तो। देखिए, सेंसस और सर्वे में एक बहुत सीधा सीधा अंतर है। जब हम सेंसस की बात करते हैं और हम सेंसस की बात कर रहे हैं, उसमें अपेक्षा ये कि आप हर घर में जाएंगे, हर व्यक्ति से आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। सर्वे में एक सैंपल लिया जाता है, अमूमन कुछ लोगों के साथ बात करके उनके आंकड़े इकट्ठा करके हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो प्रोसेस बहुत लंबा है। सरकार पहले अधिसूचना जारी करती है कि भाई सेंसस की प्रक्रिया चालू हो गई, एक क्वेश्चनर बनता है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये लोग होते कौन हैं? बहुत बड़ी संख्या में लोगों को घर घर जाके आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते हैं। हमारे घर, आपके घर भी लोग आएंगे। ये लोग कौन होते हैं? अमूमन सरकारी शिक्षक होते हैं जो 2 महीने 3 महीने की ड्यूटी करके हमारे और आपके घर में आके आंकड़े इकट्ठा करेंगे। अमूमन जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, उस वक्त तो बड़ी संख्या में टीचरों मई जून का समय जो उस समय बड़ी संख्या में टीचरों को भेजा जाता है आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। तो तमाम लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आंकड़े इकट्ठा होते हैं। जब आंकड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके आंकड़ों के प्रोसेसिंग में समय बहुत लगता है। तो चूंकि क्यूरियोसिटी होती है कि क्या आंकड़े आए, तो पहले एक प्रोविजनल डेटा रिलीज किया जाता है और बाद में फिर कहते हैं कि इसके फाइनल डेटा रिलीज हुआ। और बाद में जो तमाम विश्लेषण है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग, उसके जो टेबल्स हैं, जो कहते हैं रिलीजियन टेबल, और वो धीरे धीरे रिलीज की जाती है। तो पूरे प्रोसेस में 3-3.5 साल लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट नहीं चेक किए जाते मेरे समझ से। सीधा आप पर आपके घर आएंगे, परिवार में कितने लोग हैं, और उसके बाद हर व्यक्ति के बारे में कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उम्र है, ये तमाम सवाल उनके बारे में पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया। तो फिर इसमें सर क्रेडिबिलिटी तो फिर एक मतलब कितना ऑथेंटिक है डेटा, या कैसे वो, अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो देश में कोई भी आंकड़ा ऑथेंटिक नहीं है। आप मानिए हमारे घर में कोई व्यक्ति आएंगे तो मेरे स्वार्थ में क्या है, मैं कहूँ कि नहीं 4 लोग नहीं 2 लोग रहते हैं, इससे न तो मेरा कोई फायदा है बल्कि मेरा नुकसान है, क्योंकि हमारी गिनती नहीं हो रही है। हाइपोथेटिकल है, हमारी गिनती हो रही है देश में। आपके अगर दफ्तर में जहां आप काम करते हैं और वहां वो कहा जाए कि कितने लोग काम करते हैं और गिनती हो रही है और आपकी गिनती ना हो, तो आपको बहुत एक अजीब सा एहसास होगा कि मेरी गिनती नहीं हुई, लेफ्ट आउट हूँ। तो हर व्यक्ति को उस वक्त ऐसा एहसास होता है जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, सरकारी मुलाजिम है, आई कार्ड होता है, वो अपना आई कार्ड, तो आपको भी एक ऐसी भावना आती है कि आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें देने के लिए आतुर होते हैं, तत्पर होते हैं। कोई व्यक्ति किसी डिटेल्स को छुपाता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इनकम टैक्स का कोई मामला नहीं है। तो ऐसी बेसिक डिटेल्स ली जाती है। तो आंकड़ों पर शक या आंकड़ों पर क्वेश्चन मार्क लगाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। सो एज एन एक्सपर्ट ऑफ नंबर्स, डेटा, देश के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक परिस्थितियों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आपकी टीम भी इस तरह के डेटा कलेक्ट करने में माहिर है। आप किस चीज़ का वेट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इस डेटा से? आपकी कीन आई किस चीज़ पर होगी? मेरी नहीं लगता पूरे देश को इस बात का इंतज़ार है, जिस बात की बहुत चर्चा और कंटेस्टेशन है कि भाई ओबीसी की संख्या है कितनी है। कुछ कहते हैं 45% है, कोई कहते नहीं 50% से ज़्यादा है जी, 60% तक है। तो ये आंकड़ा जो है सबसे अहम आंकड़ा होने वाला है। पहला आंकड़ा ओबीसी में, देश में कितने % लोग ओबीसी हैं, और फिर यही आंकड़ा राज्यभर लोग देखना चाहेंगे। हाल ही में जब बिहार में हुए ओबीसी सेंसस जब हुआ था, तो तमाम जो आकलन था उससे कहीं कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ा। तो मुझे लग रहा है पूरे देश को, मुझे भी और पूरे देश को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि वो आंकड़ा है क्या, कितना % पॉपुलेशन देश का ओबीसी समुदाय से है।
सर, आपको लगता है कि जो नंबर या जो जानकारी इसके बाद सामने आएगी वो भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित करेगी, या राजनीतिक फैसले? इनफैक्ट चलिए मैं आरक्षण का ही जिक्र अगर कर दूं तो क्या संभावित बदलाव आप आगे देख रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? देखिए, बदलाव तो होंगे, क्योंकि आरक्षण के अगर प्रावधान को देखें तो दलितों के लिए 15% का आरक्षण है। और किस आधार पर है? क्योंकि सेंसस के आंकड़े के हिसाब से दलितों की आबादी देश की आबादी में 15% है। एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। और वो आधार क्या है? आधार सीधा सीधा है, देश की आबादी में 7.5% लोग आदिवासी समुदाय से हैं। अब अगर ओबीसी के लिए 27.5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जब गिनती होगी और ये पता चलेगा कि इनकी संख्या जी 48% है या 50 है या 45 है, इस बात की एक तरह से डिमांड होगी कि भाई आपने दलितों और आदिवासियों को तो उनके पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण दिया है, तो ये ओबीसी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ओबीसी को भी अगर उनकी संख्या 45% है तो 45% आरक्षण होना चाहिए। अगर उनकी संख्या 30% है तो 30% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और अगर ये 50 के पार है तो जितनी उनकी, जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ मैं पॉलिटिकल हिस्सेदारी की नहीं बात कर रहा, लेकिन आरक्षण के प्रावधान अगर दूसरे समुदाय के लोगों के लिए उनकी संख्या के आधार पर है तो ओबीसी के समुदाय के लोगों के बीच में भी यही डिमांड होगा। और मुझे लगता है बहुत कंटेस्टेशन होने वाला है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% की सीमा को पार नहीं किया जा सकता, तो तमाम परिवर्तन होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। कंटेस्टेशन बहुत होगा, अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जो विचार विमर्श पॉजिटिव होने की पूरी गुंजाइश है। एक जो आर्थिक आरक्षण को लेकर, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जो बात रहती है, क्योंकि अब तो देखिए बड़ा खुलकर सवर्ण समाज के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लिखते हैं कि आप देखिए कई जगह पर कई लोगों को हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, मौके नहीं मिल पाते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जबकि शायद हो सकता है कि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति जो पिछले 2-3 जनरेशन्स पीढ़ियों से बेनिफिट लेता हुआ आ रहा है, तो ये इसको लेकर एक बेहतर डिसीजन देश की सरकार को कहीं ना कहीं तो एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है इस पर भी कुछ फर्क आएगा इसका? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फर्क आने वाला है। सरकारें डरती हैं इस पर फैसला लेने से? फैसला लेने से डरती हैं, और मुझे लगता है कि इस पर कोई फैसला आने की गुंजाइश नहीं है। ओबीसी के आरक्षण और दलितों के आरक्षण के जो प्रावधान है उसमें एक अंतर है। दलितों के लिए अगर आप दलित समुदाय से हैं, आपके परिवार की आय कितनी भी क्यों ना हो, आपको आरक्षण मिलेगा, आप आरक्षण के हकदार हैं। अगर ओबीसी समुदाय के आरक्षण की बात करें जो आज के प्रावधान है, तो आप समुदाय से हैं, लेकिन उसमें कहते हैं क्रीमी लेयर। अगर आपके परिवार की आय, और तमाम उसकी क्राइटेरिया हैं, अगर आपके परिवार की आय एक न्यूनतम आय से ऊपर है तो आप आरक्षण के हकदार नहीं हैं। अंतर अभी भी दोनों के आरक्षण के प्रावधान में है। जिन प्रावधान का आप सफिशिएंट है आपकी नज़र में? आर दे सफिशिएंट? सफिशिएंट का मतलब काफ़ी है जो ये कैटेगराइजेशन किया गया है क्रीमी लेयर का और इन सब चीज़ों का, बदलते हुए समाज में आज की ज़रूरतों के हिसाब से सिनेरियो में? हाँ, क्रीमी लेयर की भी जो परिभाषा है वो बदलते रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि परिभाषाएं उसमें तमाम क्राइटेरिया हैं और इसकी गुंजाइश बहुत है कि कुछ लोग ओबीसी होकर के वो जो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो कहते हैं फजिंग, सर्टिफिकेट की फजिंग और वो सब की गुंजाइश रहती है बनी हुई। इस बात का डिमांड तो बहुत पहले से हो रहा है कि क्या हम आरक्षण को इससे लिंक कर दिया जाए जनरेशन वाइज, कि अगर परिवार के 2 जनरेशन ने आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया है, लाभ लिया है, तो तीसरे जनरेशन को ना मिले, या कोई भी कट पॉइंट। चर्चाएं थोड़ी बहुत होते रहती हैं, बट ये डिफिकल्ट दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि पहला तो जो सेंसस होने वाला है इसमें इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होने वाली नहीं है। ये अगर सरकार को निर्णय लेना है तो सरकार आज भी ले सकती है, इसका सेंसस से, कास्ट सेंसस से कोई लेना देना नहीं है। सर, अभी हम देख रहे हैं कि जाति को लेकर लोग बड़ा मुखर होकर अब बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट अगर सोशल मीडिया को भी एक प्लेटफॉर्म माना जाए उस पर भी दिखाई देता है, और आए दिन कुछ ना कुछ जाति रिलेटेड पॉलिटिक्स से लेकर लोगों के अपने टसल्स और टकराव वहाँ दिखाई देते हैं। धर्म की राजनीति का अपना एक, कहते हैं ना हम कि धर्म की राजनीति है और राजनीति का अपना धर्म है, उस अंदाज में सब चीज़ें दिखाई देती हैं। मुस्लिम समुदाय, इस पर मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको बहुत कुछ समय से बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि कैसे कास्ट आइडेंटिटीज रीइंफोर्स हुई है या मजबूत हुई हैं।
जब मैं दिल्ली आया, आप मान रहे हैं इसको ये स्ट्रांग हुई है अभी इन सालों में मैं ना? आपको उसके मार्कर बता रहा हूँ, और बहुत मार्कर है जो हमारे आंखों के सामने है, हम और आप सब देख सकते हैं। जी। जब हम दिल्ली आए थे ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए, ये अर्ली 80s की बात है, 85-87 की बात है, किसी गाड़ी के पीछे में, कार के I was पीछे में exactly about to say this, एक sir. भी जाति सूचक चिन्ह नहीं लिखा होता था, कभी नहीं। अब आप पिछले 10 साल में देखें तो एक गाड़ी जाति रहेगी, उस पर ब्राह्मण लिखा होगा, तो दूसरी जाति के दूसरे गाड़ी के शीशे के पीछे में कोई एक दूसरा चिन्ह लिखा होगा, जाट, जाटव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, गुजर लिखा होगा, तमाम क्षत्रिय सब लिखा होता है। तो ये क्या बताते हैं? ये यही बताते हैं कि जातियों की जो आइडेंटिटी है और स्ट्रांग हुई है। हर व्यक्ति ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक जाति से हूँ, और इसकी वजह शायद ये है कि अगर आप आज से 20 साल पहले देखें तो ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो असर्टिव नहीं थे, तो आइडेंटिटीज एक खास समुदाय के लोगों की अपनी आइडेंटिटी थी जो चैलेंज नहीं थी, तो इसी के लिए चैलेंज नहीं हो रहा था, तो वो अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय कर रहे थे। और ये आप कहें कि जो लोअर कास्ट, जो डाउन ट्रोडन थे, वो काफ़ी सहमे हुए से, आप ये कह सकते हैं वो रहे। लेकिन जैसे ही पोस्ट मंडल, जब ये आइडेंटिटीज़ का सवाल आया, और जब इन्हें भी ये लगने लगा कि समाज में हमारा भी स्थान है और इनका भी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ, एसर्शन बढ़ा। जब एसर्शन बढ़ा तो सारे लोग, इन्होंने अपने गाड़ियों के पीछे आइडेंटिटीज़ लगानी शुरू की, तो हर आप देखें तमाम गाड़ियों के पीछे आपको आइडेंटिटीज़ दिखाई पड़ेगी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम दिल्ली आए थे उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने मेरी जाति के बारे में पूछा, और ख़ासकर मेरा जब सरनेम है कुमार, संजय कुमार, तो बड़ी क्यूरियोस, उस वक्त मैंने पहले 20 साल में कभी किसी की क्यूरियोसिटी नहीं देखी, 20-25 साल में। ये 10 साल में क्यूरियोसिटी देखता हूँ बढ़ते हुए जी। और वो क्यूरियोसिटी इसी बात की रहती है कि क्या नाम है? संजय कुमार। कुमार का मतलब कुमार के आगे, ये सब क्यूरियोसिटी मैंने पिछले 10 साल में ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। ये किस बात का सूचक है? आइडेंटिटीज़ का। लोग जानना चाहते हैं आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि सब आइडेंटिटीज़ को एक खांचे में देखने की लेकिन इसका कोर क्या है सर? क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि सबको अपनी आइडेंटिटी की चिंता, उन्हें लगता है आइडेंटिटीज हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, तो हम वो जानना चाहते हैं हमारे लोग कौन है और वो दूसरे लोग कौन है। इज इट गुड फॉर कंट्री और नॉट? शुरुआती दौर में तो आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये लगेगा कि फिर वो लंबा समय लगेगा। ये एसर्शन का मामला, अगर एसर्शन नहीं होता तो शायद इस बात की अपने और पराये की पहचान भी इसमें फिर अब देखिए वही बात है ना, जब अपने और पराये की बात आती है तो फिर उसमें धर्म का भी एक पुट आता है, और इसीलिए मैं इस पॉइंट को भी लेकर आई थी। मुस्लिम समुदाय की जो जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि उनमें भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, तो ये उस मामले में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा नॉर्मल तरीके से, या उसमें क्या होता है? मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है, अभी डिटेल्स हमारे पास है नहीं ना, हमारे पास। पर उसमें भी जातियों की, उनके समाज में भी जातियों की जनगणना होगी। जातियों पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लंबे चौड़े कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आपने धर्म पूछा, धर्म में अगर मुस्लिम है तो आप उनकी जाति भी पूछ लें, उनकी जातियों की भी जनगणना हो जाएगी। सवाल यह है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, और किस तरह के डिज़ाइन फॉर्मेट का, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि नहीं, तेलंगाना का जो डिज़ाइन है वो बेहतर है, बिहार का जो डिज़ाइन था जिस तरह से पूछा गया वो बेहतर नहीं है। मुझे लगता है पार्टियों को एक साथ मिल करके बैठ के इसके डिज़ाइन पे चर्चा करनी चाहिए कि क्या हमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की जाति भी जानने की इच्छा है या नहीं है, जानना चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों ना हम ओबीसी समुदाय के लोगों की जाति क्यों ना हर व्यक्ति की जाति की गिनती हो जाए, सीधा पूछ लिया जाए आपकी जाति क्या है, तो ये भी पता चल जाएगा ब्राह्मण कितने, राजपूत कितने, कायस्थ कितने, और जो तमाम जातियां हैं, तमाम जातियों के लोगों की गिनती हो जाए। ये सब निर्णय सरकार को सोच विचार के करना सर, अभी जो जनगणना अब होगी आगे, तो उसमें ये बाकी जातियों का नंबर नहीं आएगा सामने? क्या आना चाहिए? मेरे ख्याल से कह नहीं सकते कि जिस तरह का सवाल आप पूछेंगे, अगर आपने हमसे नाम नहीं पूछा तो आपको मेरे नाम का कभी नहीं पता चलेगा, आपने हमसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलेगा। अगर पूछा जाएगा तो पता चलेगा। अगर आपने मेरे से एज पूछी तो मेरा बर्थडे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपने पूछा आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो मैं बताऊंगा कि मैं इतने जनवरी इतने सन इतने में पैदा हुआ, आपको एज भी पता चल गई, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गया, और तमाम जानकारियां हो जाएंगी। सवाल पर निर्भर करता है, तो सवाल कैसे पूछा जाएगा सेंसस में, उस बात से ये पता चलेगा
कि क्या देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जाति का पता चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपने सीधा सीधा सवाल पूछा आपकी जाति क्या है, आप किस जाति से हैं, तो तमाम जाति के लोगों की गिनती होगी और ये पता चलेगा अलग अलग जाति के कितने प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जो कई तरह की पॉसिबिलिटीज आगे क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? मुझे लगता है र्यूमर से अच्छा है कुछ आंकड़े आए, अभी र्यूमर्स है। ओबीसी की संख्या 50% से स्पेसिफिकली ऊपर है। अभी जैसे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का डेटा आता है, लेकिन हो सकता है कल को ब्राह्मण समाज ये कह दे कि हमें भी अपना नंबर जानना है कि हम कितने हैं, या क्षत्रिय समाज उठ के खड़ा हो जाए, कोई दूसरा इसीलिए समाज मैं कह रहा हूँ कोई हर्ज नहीं है। जब आप सवाल पूछ ही रहे हैं तो पूरा जो data ओबीसी या दलित या एसटी से क्यों पूछें, खासकर कि आपकी जाति क्या है, क्यों ना आप हर व्यक्ति से पूछ लें, जिससे इन सब चीज़ों की समस्या हल निकल जाएगा। हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसकी जाति के कितने प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जो आप कह रहे थे पेंडोरा बॉक्स, जिस स्पेकुलेशन से अच्छा है कि कम से कम हकीकत सामने आए। स्पेकुलेशन पर भी एक तरह से कंटेस्टेशन होता है, जब हकीकत सामने आएगी उस पर भी कंटेस्टेशन होगा। अब सवाल है कि हम किसी चीज़ से कितना बचते रहें। अगर हम डिलिमिटेशन की बात कर लें तो डिलिमिटेशन आपको याद होगा, जब पिछला डिलिमिटेशन 2007-8 में हुआ, उस वक्त भी इसकी चर्चा होती थी कि भाई अगर आपने सारे कंस्टिट्यूंसीज के साइज जो बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके आधार पे किया, तो साउथ के जो स्टेट्स थे 4 सदर्न स्टेट आंध्रा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, वो सीटें लूज़ कर रही थी उस वक्त। 13-14 सीटें वो लूज़ कर रहे थे और ये सीटें राजस्थान, मध्य प्रदेश को मिल रहा था। उस वक्त सरकार ने इस समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने उसको डेफर कर दिया, जो कहते हैं इसको टाल दिया, छोड़ो देखी जाएगी, अभी यही कर लेते हैं। तो हमने कहा वो ट्रंकेटेड डिलिमिटेशन था, डिलिमिटेशन हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, उस वक्त टाल दिया गया। आज वो समस्या उससे भी विकराल रूप लेके सामने खड़ी है, क्योंकि डिस्पैरिटीज पॉपुलेशन ग्रोथ में और बढ़ गई है। आप जितना टालेंगे तो हमें लगता है टाल देने से समस्या खत्म हो जाएगी या चैलेंज खत्म हो जाएगा। और सदर्न स्टेट्स तो बड़ा खुलकर ये कहते हैं कि हमने एजुकेशन पर काम किया, फैमिली प्लानिंग पर काम किया, तो वो हमने इसलिए किया काम कि उससे बेहतरी का रास्ता खुले। मैं वो एग्जांपल इसी के लिए दे रहा था कि अगर जो कह रहे हैं कि पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, आपने अगर ओबीसी समुदाय के लोगों की गिनती की, जातियों की गिनती की, सब पूरा हो गया और उसके बाद अपर कास्ट के लोगों ने कहा कि भाई हमारी जातियों का क्या हुआ, हमारी गिनती कितनी ये तो बताइए, तो स्पेकुलेशन होता रहेगा। इससे अच्छा है कि अपफ्रंट जातियों की गिनती हो जाए और वो पेश कर दिया जाए कितनी किसकी है संख्या है। बाद में पॉलिसी डिसीजन जो भी करना हो तो गिनती करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ स्पेकुलेशन से अच्छा है तथ्यों को सामने लाना। इनफैक्ट सर इस पूरे कॉन्वर्जेशन के बाद हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि भारतीय राजनीति के केंद्र में, मतलब 2014 के बाद अगर पॉलिटिक्स का स्टाइल बदला, नरेंद्र मोदी के इमरजेंस से जिस तरह की सिनेरियो चेंज हुए, तो अब केंद्र में आप धर्म को प्रमुखता से देख रहे हैं, धर्म से जुड़ी हुई राजनीति, सेकंड नंबर पे जाति से जुड़ी हुई राजनीति, या फिर राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई राजनीति? सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अब जातिगत जनगणना होने के बाद धर्म की राजनीति दब जाएगी, धर्म के आधार पर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा और जातियों के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पर विपक्ष क्या धर्म की काट के लिए जाति की राजनीति को आगे कर रहा था? स्पेसिफिकली कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि उसकी काट के लिए कर रहा था, लेकिन हर पार्टी को, जैसे हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का अधिकार है, मुझे लगता है पार्टियां स्ट्रैटेजीज बना रही थी। ये ज़रूर था कि जो कहते हैं धर्म के पिच पर बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। आप याद कीजिए एक समय में ऑस्ट्रेलिया में बड़े फास्ट पिचेस होते थे और इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं होते थे जी। तो वहाँ फास्ट बॉलर लेके जाएंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के पिच पे जा रहे हैं खेलने, उनको कभी हरा नहीं सकते थे। लेकिन तो लगभग ऐसी ही बात है कि अगर अपोजिशन, विपक्षी पार्टियां धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करें तो बीजेपी को कभी नहीं हरा सकती थी। उन्हें एक नए पिच की तलाश थी और उस पिच की तलाश में उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना जाति का सहारा लें और जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन का प्रोसेस करें, गोलबंदी उसके आधार पर हो। जैसे क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो इंडिया ने एक समय में स्पिनर्स का सहारा लेते थे, कहते थे हमारे पास अच्छे स्पिनर हो गए, हम इनके सहारे मैच खेलेंगे। तो इन्होंने एक तरह से जातीय जनगणना का सहारा लिया, उस आधार पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की। कई जगहों पे सफलता मिली और कई राज्यों में सफलता नहीं मिली। यूपी में सफलता मिली, बिहार में नहीं मिली सफलता, राजस्थान में सफलता मिली, लेकिन किसी मध्य प्रदेश में सफलता नहीं मिली। तो
काट के आधार पर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है इनके पास यही हथियार था जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और आने वाले समय में भी कोशिश होगी कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी और बीजेपी कोशिश करेगी कि वो धर्म के जो रिलेटेड राजनीति है उसका उस हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल। तो सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी, किसी के खत्म होने या किसी के आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी तो कम दिखाई पड़ती है। यूथ जो है उसको लेकर सर काफ़ी बात होती है कि यूथ के एस्पिरेशंस अब अलग हैं, उनका अब अंदाज अलग है पॉलिटिक्स को देखने का, समझने का। जाति आधारित राजनीति कितनी प्रभावित करती है उनको, या उनके वोटिंग पैटर्न को जाति देख के वोट करते हैं? फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम कहते हैं यूथ का पॉलिटिक्स के बारे में नज़रिया अलग है, 2014 से नज़रिया अलग हुआ है। 2014 के पहले यूथ का जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उनका टर्नआउट इलेक्शंस में कम होता था, एवरेज टर्नआउट से लगभग 4 या 5% कम। कहने का मतलब अगर देश में 60% मतदान होता था, अलग अलग सभी आयु वर्ग के लोगों का अगर आप निचोड़ देखें तो युवाओं में लगभग 55% होता था, 54-55, 4 से 5% कम। 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ी, और वो इतनी बढ़ी कि एवरेज टर्नआउट 66%, युवाओं का टर्नआउट 68% था, जहां 4% डेफिसिट से 2% सरप्लस हुआ। और यही ट्रेंड लगभग 19 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी चलता रहा है। युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन क्या बहुत अलग दिखाई पड़ती है कि वो जाति के आधार पर वोट नहीं डालते, धर्म के आधार पर वोट नहीं डालते, ऐसा बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता आंकड़ों से। लेकिन ये ज़रूर है, लीडरशिप एक बड़ा फैक्टर है उनके लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अट्रैक्शन है लीडरशिप का, उसके आधार पर उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन काफ़ी दिखाई पड़ता है। बिहार इलेक्शन अब सर पर है, कर्नाटका के चुनाव होंगे, आपको लग रहा है इसका इम्पैक्ट सर वहाँ पर जाएगा? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि नंबर आने में तो अभी बहुत टाइम है ना। बिहार के चुनाव तो क्या प्रभावित करेगा? बिहार के चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटका के चुनाव तो अभी बहुत बाद हैं, लेकिन इस मुद्दे को पार्टियां भुनाने की कोशिश करेगी। आंकड़े तो नहीं आएंगे तब तक, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी इस बात को लेकर प्रचार करेंगे कि हमारे दबाव में आके बीजेपी ने ये काम किया है, और दूसरी ओर बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि ये हमने करवाया है। और बिहार में भी जब जातीय जनगणना हुई थी, उस वक्त जब निर्णय लिया गया था तो हम भी सरकार के सहयोगी पार्टनर थे। तो दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में कंटेस्टेशन होगा कि कौन इसका क्रेडिट ज़्यादा ले जाए। आंकड़े तो भी बहुत कोसों दूर हैं। सर, अगर सरकार और समाज को जाति जनगणना के डेटा का एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, जिम्मेदार उपयोग करना है उसका, आप क्या एडवाइस करेंगे? ये आंकड़े किस लिए होते हैं? आंकड़ों के सहारे सरकार नीति निर्धारण करती है, नीतियां बनाती है, चाहे वो नीतियां वेलफेयर के लिए हों, चाहे किसी भी काम के लिए हों। अगर आपको सड़क बनाना होता है तो आप एक मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे एक सड़क कच्ची है, कहाँ पे सड़क की ज़रूरत है। अगर आपको अस्पताल बनाना होता है तो आप मैपिंग करते हैं कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, और उसके आधार पर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे अस्पताल बनाना चाहिए। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और वो अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे खुली हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है, एक गया में और एक मोतिहारी में, 2 अलग अलग इलाकों में है। महेंद्रगढ़ हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है, और इन तमाम जगहों पे मैं जाता रहता हूँ। सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया कि हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत कहाँ है? इस डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि सरकार के पास आंकड़े थे कि शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो वहाँ पे नहीं, अवेलेबल नहीं है, उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली। तो कोई भी आंकड़ा है वो सरकार के काम पे, सरकार के इनिशिएटिव में मदद करती है। अगर कास्ट सेंसस हो रहा है और उससे ये तमाम आंकड़े आएंगे, जैसे 15% रिजर्वेशन का प्रावधान दलितों के लिए क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि दलितों की आबादी देश की आबादी में 15% है। ओबीसी समुदाय के लोगों की जब गिनती होगी और ये पता चलेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या उनमें पिछड़ापन है या नहीं है, इसके आधार पर तमाम सरकारें तमाम इनिशिएटिव ले सकती है। मेरी तो यही उम्मीद है कि पॉलिटिक्स इससे दूर रहे, आंकड़े आएँ, आंकड़े इकट्ठा किए जाएं, और इन आंकड़ों के आधार पर ये पता अगर चले कि सचमुच ओबीसी समुदाय के लोग आर्थिक स्थिति से के रूप से बहुत पिछड़े हैं, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ों से ये पता चले कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है या बेहतर है,
तो सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपने सर काफ़ी बेहतरीन तरीके से सभी बिंदुओं को एक्सप्लेन किया। अभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है सर जो अभी तक के कॉन्वर्जेशन में हम शामिल ना कर पाए, यू थिंक यू नीड टू हाईलाइट इट और दर्शकों की जानकारी के लिए? मुझे लगता है काफ़ी हो गया। चलिए, आज आपके भी अनुभव का हमने पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठाया है। कोशिश क्या यही थी कि इसके इर्द गिर्द अभी जितने भी संशय हैं या जितनी भी सवाल हैं उनको हम एक्सपर्ट के ज़रिए दर्शकों के सामने रखें। सो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। मुझे लगता है हमने कोशिश की है, लेकिन संशय तो दिमाग में लोगों के बना रहेगा जी। और संशय होते हैं, सवाल उठते हैं, तभी हम जवाबों का भी तलाश करते हैं जी। तो संशय होना स्वाभाविक है और हम संशय होगा तो हम जवाब खोजने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नमस्ते।